जैसा कि हम सब जानते हैं कि खुदकुश हमले हमारे दुश्मन का वो हथियार बने हुए हैं जिनका इलाज तो फिलहाल तरक्की याफ्ता ममालिक की समझ में भी नहीं आ सका। खुदकुश हमला आवर किसी गाइडेड मिसाइल से ज्यादा खतरनाक हथियार कहा जाता है और इसी एक वजह से आज खुदकुश हमलावरों का कारोबार बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सज चुका है। आम तासुर ये है कि इनकी उम्रें 12 से 18 साल तक की होती हैं। खुदकुश हमलावर की ये दूसरी किस्म भी हमारे दुश्मन का एक ऐसा हथियार बनी हुई है जिसके मकासद हमेशा बैनुल-अक़वामी सतह के होते हैं। हकीकत में ये श्रीलंका के तामिल टाइगर्स की जदीद शक्ल हैं, यानी गोरिल्ला खुदकुश हमले। क्या ऐसे हमले सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ ही देखने में आते हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जिहाद के नाम पर गोरिल्ला खुदकुश हमले क्यों? आइए खुदकुश हमलों पर मबनी इस तफ्तीश का दूसरा सफाई मिसल शुरू करते हैं। गोरिल्ला खुदकुश हमले ऐसे हमले जिनमें कोई खुदकुश हमलावर ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने के साथ साथ आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश करता है। GHQ के बाहर हुआ, पुलिस हेडक्वार्टर्स पे हुआ और जो हमारी सिक्योरिटी की इंस्टॉलेशंस हैं उनके बाहर किसी जगह भी वो गेट से आगे तो नहीं जा सके, लेकिन ये एक हमलों की शक्ल हुई। पाकिस्तान में होने वाले गोरिल्ला खुदकुश हमले आम तौर पर उसी सूरत में किए जाते हैं जब इसमें मुलव्विस किसी भी दहशतगर्द तंजीम का हदफ या मकसद बैनुल-अक़वामी सतह का हो। इसमें बैरूनी हाथ है, लेकिन ये बाहर के लोग हैं ये करा रहे हैं। ये ज़्यादा आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड होते हैं। ये 15-16 साल के बच्चे नहीं होते। ये ज़्यादा उस एज होती है जिसमें आप सोच सकें, आपको फहम हो और आप नज़रियाती तौर पे जो है वो मोटिवेट हो और आपकी दिलचस्पी हो। यूं तो साबिक सदर रिटायर्ड जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में गोरिल्ला हमलों का आगाज फिरकावाराना दहशतगर्दी की शक्ल में सामने आ चुका था, जिसमें कई मसाजिद और इमाम बारगाहों पर फायरिंग और हैंड ग्रेनेड अटैक्स भी होते रहे। मगर एक तो ये खुदकुश गोरिल्ला हमले नहीं होते थे और दूसरा ये कि इसमें मकामी सतह की फिरकावाराना तंजीमों के अफराद मुलव्विस पाए जाते रहे। पाकिस्तान में तारीखी तौर पे शिया सुन्नी फसाद तो हुए हैं, शिया सुन्नी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और वो ऑफ एंड ऑन होते भी रहते हैं। जब अफगानिस्तान में रशिया और सोवियत यूनियन हार गया तो अमेरिकनों ने जो गलती की, बावजूद इसके कि ज़ियाउल हक साहब ने उनको कहा था कि नहीं आप यहाँ रहिए और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बना के जाएंगे, वरना ये अपने आप को संभाल नहीं सके। अमेरिका ने क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल थे, उन्होंने कहा नहीं हम तो जा रहे हैं, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते और सारा मलबा पाकिस्तान पे आ पड़ा। मगर आज पाकिस्तान में होने वाले तमाम गोरिल्ला हमले तरीका वारदात, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग के इम्तजाज के साथ साथ मकासद में भी तब्दील होने लगे हैं। 1990 की दिहाई में जिहाद की डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल तब्दील कर दी गई और बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल कर दी गई, यानी कि जिसका आपसे आइडियोलॉजिकल नज़रियाती इख्तिलाफ था, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ जंग भी जो है वो जिहाद के ज़ुमरे में लाई जाने लगी। तफ्तीशी की आंख से देखें तो गोरिल्ला खुदकुश हमला आवर किसी भी तंजीम का वो खुफिया हथियार होते हैं जिन्हें वो खुद भी हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो इनकी तरबियत पर तवील वक्त सर्फ होता है और दूसरी तरफ भारी अखराजात भी उठते हैं। जिस तरह टिपिकल इंटेलिजेंस के ऑपरेशन होते हैं उस तरीके से इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है।
تو ایٹ اے ٹائم 2 یا 3 دہشت گرد ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے والا ایک آدمی ہوتا ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ عام خودکش بچوں کی طرح دہشت گرد تنظیموں کے پاس ایسے گوریلا خودکشوں کی بڑی فورس بھی نہیں، لہٰذا ان کمانڈوز نما خودکش حملہ آوروں کو صرف بڑے مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے. نظریاتی لحاظ سے ہائیلی کمیٹڈ اور حربی لحاظ سے ہائیلی ٹرینڈ اور ہائیلی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والے، اور پھر موٹیویشن کا لیول بھی ان کا بہت زیادہ ہے، اور اس کے پیچھے پورے ایک نظریاتی لٹریچر بھی ہے اور نظریاتی ڈھانچہ بھی ہے. پاکستان میں گوریلا خودکش حملوں کا آغاز 2003 میں بلوچستان کے دارالخلافہ کوئٹہ سے ہوا. 4 جولائی 2003 کے روز 3 خودکش حملہ آور اہل تشیع کی مسجد میں داخل ہوئے، جنہوں نے کلاشنکوف سے فائرنگ کی، ہینڈ گرینیڈز اور ہوم میڈ بام سے دھماکے کیے. اس دوران 53 لوگ مارے گئے جبکہ 65 زخمی بھی ہوئے. عینی شاہدین کے مطابق حملہ آوروں نے ہینڈ گرینیڈ سے ہی خود کو بھی اڑا لیا تھا. تحریک طالبان افغانستان اور القاعدہ نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی تھی. گو بظاہر یہ سابقہ ادوار میں ہونے والی فرقہ وارانہ دہشت گردی کی نئی شکل تھی، جسے ہم آج گوریلا خودکش حملے کہنے لگے ہیں. جس جگہ قانون کی حکمرانی نہ ہو وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے. جب آپ عدالت کی بات نہیں مانتے، جب اس قسم کے گروپ آ کے من مانی کر جاتے ہیں تو عام آدمی عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے. یا وہ اپنی حفاظت خود کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، یا وہ خود ہی پھر ان کاموں میں پڑ جائے گا. تو جہاں عدم تحفظ ہوتا ہے وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے. جیسا کہ پاکستان میں گوریلا خودکش حملوں کے آغاز سے واضح ہو جاتا ہے کہ ملک دشمن عناصر نے اسے بنیادی طور پر فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے استعمال کیا تھا، مگر آج ہم پر ہونے والے گوریلا خودکش حملوں کے مقاصد میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے نام بھی شامل ہیں. یعنی دہشت گرد تنظیموں نے نہ صرف اپنا طریقہ کار بدلا ہے بلکہ ان کے مقاصد بھی پھیلنے لگے ہیں. کئی مقاصد حاصل کرنے کی امید رکھتا ہے. ایک یہ ہے کہ جی آپ حکومت کی پالیسی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں. اگر یہ نہیں کر رہا ہے تو آپ اس کی معیشت کو اس طرح اس کو تباہ کریں کہ حکومت خود بخود اپنے وزن سے ہی کولیپس کر جائے. سعید عرف بلال. یوں تو آج تک ہمارے تفتیشی ادارے یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ محترمہ کی شہادت گولی سے ہوئی یا دھماکے سے، مگر محترمہ پر حملے کی ویڈیو ایک بات ضرور طے کر دیتی ہے کہ ان پر ہونے والا قاتلانہ حملہ کراچی کے خودکش حملے سے کچھ مختلف نوعیت کا تھا. اس حملے میں خودکش سعید عرف بلال نے دھماکے سے قبل فائرنگ بھی کی تھی. یعنی محترمہ کا قتل بھی ایک گوریلا خودکش حملہ کہا جا سکتا ہے، جس میں سعید عرف بلال اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک دوسرا خودکش حملہ آور اور کم از کم 5 افراد بھی شامل تھے. ان کو ایک قسم کا وارننگ یا بتایا بھی گیا کہ ابھی وہ حالات پاکستان کے نہیں ہیں جو جب آپ گئی تھیں. چیزیں بہت بدل چکی ہیں. اب خودکش حملے 2-3 مشرف صاحب پہ ہو چکے ہیں. سو آپ یہ نہ سمجھیے کہ بڑا کوئی ایزی سیلنگ ہے اس وقت پاکستان میں. ایک ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ایسا ہے جو پاکستان کے بھی خلاف ہے اور آپ کے بھی خلاف ہوگا. ماضی قریب کی بات کریں تو در حقیقت محترمہ کا قتل موجودہ دور میں گوریلا خودکش حملوں کا آغاز بھی کہا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ حملہ ایک اور تفتیشی نقطہ بھی عیاں کرتا ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں تربیت یافتہ کمانڈوز کے ساتھ دھماکے کے لیے چھوٹی عمر کے خودکش بھی جوڑنے لگے ہیں تاکہ ان کی گوریلا فورس زیادہ سے زیادہ بچی رہ سکے، کیونکہ یہی ان کا سب سے قیمتی ہتھیار ہیں. دہشت گردی کو جاری رکھنے کے لیے ان کو ایک خطہ چاہیے تھا، اور وہ خطہ بدقسمتی سے ہمارا ہی افغانستان کا اور پاکستان کا علاقہ کچھ ایسا تھا کہ ان کو یہ سب سے جو زرخیز خودکش دھماکے کے حوالے سے یا تنگ دستی کے حوالے سے یا مجبوری کے عالم میں جو لوگوں کو ہاتھ لگتے ہیں وہ یہاں پہ زیادہ ان کے ہاتھ آئے ہیں. اس
बच्चे को या लड़के को जहाँ मज़हब की बुनियाद पे उसको घसीटा जाता है इस काम में, वहाँ पैसे का भी लालच होता है। और ये फुट सोल्जर्स जो हैं वो फिर ऐसे माशरे में जहाँ गुर्बत हो, जहाँ एक जनरल लैक ऑफ जस्टिस हो, तो वहाँ ऐसे लोग जो हैं वो मिल जाते हैं। फूड सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी इन पाकिस्तान, मुल्क में कितना ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ है। जो वर्स्ट 20 है उसमें 10 डिस्ट्रिक्ट जो है बलूचिस्तान से है। जब हमने इसको पंजाब में देखा, पंजाब के जो वर्स्ट फूड इनसिक्योर डिस्ट्रिक्ट है वो राजनपुर है, वो मुजफ्फरगढ़ है, वो लिया है, डीजी खान है। अब ये वो इलाके हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं सदर्न तालिबानाइजेशन की। 3 मार्च 2009 गुलबर्ग, लाहौर। समा टीवी की तरफ से रिकॉर्ड किए गए ये मनाजर दुनिया भर के टीवी चैनल्स ने नशर किए, जिनमें हमलावर फिल्मी कमांडोज के अंदाज में पुलिस पर फायरिंग करते रहे। इन दहशतगर्दों का मकसद श्रीलंकन टीम की सिक्योरिटी पर फायरिंग करने के बाद खिलाड़ियों की बस अगवा करना था, मगर किस्मत ने इनका साथ न दिया। यह हमला भी हकीकत में गोरीला खुदकुश हमला ही था, जिसमें लाहौर पुलिस दहशतगर्दों का मुकाबला करने की बजाय भाग खड़ी हुई। इसीलिए तो किसी हमलावर को भी खुदकुश धमाके की जरूरत पेश नहीं आई। अलबत्ता वापसी पर दहशतगर्द शायद खुदकुश जैकेट को फालतू वजन समझकर जरूर छोड़ गए थे। मुनज़्ज़म दहशतगर्दी, ये बेचारा जो यहाँ पर पुलिस वाले, ये छोटे मोटे जराइम, स्ट्रीट क्राइम्स, ये छोटे मोटे, इसके लिए तो ये ठीक है, ही इज़ ट्रेंड फॉर दैट, ये इसका काम ये है। जो हम बड़े मुल्कों में आप देखते हैं, अमेरिका में मतलब एक लोकल पुलिस होती है, एक स्टेट पुलिस होती है और एक स्वाट होती है, स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स। जिधर इन जितने भी ये लोग हैं, इनके जब जुर्म जो है वो इनकी काबिलियत से बाहर हो जाए, फिर वो दूसरी पुलिस आ जाती है। पाकिस्तान के तमाम तफ्तीशी इदारे और खुफिया एजेंसी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में होने वाले हर तरह के खुदकुश हमलों के तार इलाका गैर से जुड़े हैं, मगर गोरीला खुदकुश हमलों की बात की जाए तो इसे इलाका गैर या सिर्फ पश्तून लोगों से जोड़ना दुरुस्त नहीं, क्योंकि गोरीला खुदकुश हमलों में मुलविस ज्यादातर गिरोह और बहुत से अफराद का ताल्लुक पंजाब से है। तालिबान की जानिब से ये बाकायदा ऑर्डर आया कि जितने भी पाकिस्तानी मुजाहिदीन हैं वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं एक ही कैंप में और एक ही बंदा उनको गाइड करे, एक ही बंदा उनका अमीर रहे। चुनांचे उनके इस ऑर्डर के बाद तमाम मुजाहिदीन एक ही कैंप में इकट्ठे हो गए और उसका एक ही अमीर उन्होंने बना दिया और उस ब्रिगेड को या उस पूरे ग्रुप को वो पंजाबी तालिबान के नाम से पुकारने लगे। कालादम तहरीक तालिबान हो या कोई भी दहशतगर्द गिरोह, हमारे तफ्तीशी इदारों का ख्याल है कि पाकिस्तान में गोरीला हमलों के लिए पंजाबी तालिबान कहलाए जाने वाला विंग इस्तेमाल किया जाता रहा, जिनमें पढ़े लिखे और गोरीला खुदकुश हमलों के कई मास्टरमाइंड भी शामिल थे। तालिबान की तरफ से टैगिंग पहले से चल रही थी। अब जब उनकी वीडियोस, जब उनका लिटरेचर सामने आया और उन्होंने ख़ुद क्लेम किया कि ये जो ग्रुप हैं ये हमारे पंजाबी तालिबान, उन्होंने ये कार्रवाई की, तो उसके बाद से ये सूरत हाल वाज़ेह हुई कि ये कोई एक सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे स्प्लिंटर्स हैं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के, सेक्टेरियन ग्रुप्स के। दहशतगर्दों पे किसी का टप्पा नहीं लगना चाहिए। दहशतगर्द है, चाहे पुख्तून हो, सिंधी हो, बलोची हो, चाहे कोई भी हो। दहशतगर्दों को दहशतगर्द के नज़र से देखा जाए, ये जानवर है, इंसानियत का खून बहाने वाला है, इनके खिलाफ जिहाद होना ही चाहिए। किसी भी गोरीला दहशतगर्द तंजीम के लिए इसके सारे कारकुन और तरबियत याफ्ता लोग उस वक्त तक बेकार तस्वुर किए जाते हैं जब तक इन्हें चलाने वाला यानी मास्टरमाइंड मौजूद ना हो। इसीलिए हर दहशतगर्द तंजीम में हमा वक्त मास्टरमाइंड मौजूद रहते हैं। सो हम भी एक ऐसी ही तंजीम के मास्टरमाइंड का तारुफ आपसे कराने जा रहे हैं, मगर ब्रेक से वापसी पर।